शुक्रिया प्रोफेसर सुरेश मकवाना जी। जैसा कहा जाता है किसी भी समाज को जानने के लिए उसका साहित्य जानना बेहद ज़रूरी है, तो मैं कहना चाहूँगी पूरे संसार के आदिवासियों को जानना तो आदिवासियों को भाषा जानना जरूरी है। जैसे आपने भील भाषा के माध्यम से भील समाज के जो सोच है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रहने का तौर तरीका, वो सर ने बिल्कुल जीवंत रूप में पेश किया। हर एक चीज़ को विस्तार से बताया कि हमारा आदिवासी समाज प्रकृति से किस तरीके से तालमेल करके आगे बढ़ रहा है, पूरी मानवता को जीवो और जीने का संदेश दे रहा है। इसी के साथ मैं अपने पहले वक्ता को बुलाना चाहूँगी, उनका थोड़ा सा हमें परिचय देना चाहूँगी। ये जो है सभी सेलेक्टेड वक्ता हैं और हमारे जो समाज के सबसे बड़े पुरखा या योद्धा या आदिवासी समाज की पहचान के लिए जिन्होंने आज़ादी के समय पे बहुत बड़े काम किए हैं, रामदयाल मुंडा जी उनके पोते हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप अपना परिचय भी दे दीजिए ताकि सबको पता चले वापस में। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी विद्वजन और सभी साथी को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम गुंजल एक मुंडा है और खैर वहाँ पर गलती से मिसल हो गया तो और जब यहाँ का निमंत्रण आया तो मुझे दिलचस्पी थी कि फिल्म बारे में कुछ बोले। खैर फिल्म के बदले एक क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव वाले में आ गए तो लगा कि क्या करें अब, तो फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है। तो याद आया कि एक क्लाइमेट फ्रेंडली या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पुरखा ज्ञान में मौखिक कथा में ठीक एक ऐसी ही कहानी मौजूद है जिसमें कि प्रकृति में संतुलन किस तरह से एक डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में इस दुनिया में मौजूद रहता है, ये हमें सिखाया जाता है। और जब वो संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है, ये कहानी बहुतों ने सुनी होगी, बार बार सुनी होगी। लेकिन बदलते युग के जैसे की तरह एक बदलता माध्यम को हम लोगों ने अपनाया इस कहानी को बताने के लिए। हमने इस कहानी को एक एनिमेशन फॉर्म में इसको उतारा है। दुर्भाग्य से चूंकि एनिमेशन बहुत संसाधन का उपयोग करता है, उतने पैसे इस पूरे फिल्म को बनाने के लिए है नहीं। फिल्म आधी है तो आधी कहानी मैं अपने मुख से बताऊंगा, लेकिन कम से कम संतुलन का जो महत्व है तो फिल्म के माध्यम से रहेगी। और जब संतुलन टूटता है तो क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये कहानी है सोसोबोंगा की, और ये झारखंड में अमूमन सारे जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय के बीच में ये कहानी बहुत प्रचलित है। तो हम लोग इससे पहले देख लेते, फिर उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत पहले दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसी दुनिया में सिंगबोंगा और आदिमा बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्हें धरती बनाने का ख्याल आया, लेकिन मिट्टी कहां से लाई जाए। तब दोनों मछली के पास गए और बोले, मछली, हम धरती बनाना चाहते हैं, क्या तुम समंदर के नीचे से मिट्टी ला सकती हो? और मछली तुरंत काम में जुट गई। मैंने कोशिश तो की, लेकिन मिट्टी नहीं ला पाई। अब सिंगबोंगा और आदिमा कछुए के पास गए। कछुआ, क्या तुम समंदर से मिट्टी ला सकते हो? अभी लाता हूं।
पे मिट्टी ला रहा था, लेकिन सब बह गया। अब सिंह बोंगा ने ये काम केकड़े को सौंपा और केकड़ा भी जुट गया मिट्टी लाने में। मैं तो पंजों में ला रहा था, लेकिन सब बह गया। सिंह बोंगा निराश हो गए। अब एक ही प्राणी बचा था, केचुआ। हमें धरती बनानी है, तुम मिट्टी ला सकते हो? ये तो मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम मिलकर करें तो कुछ भी असंभव नहीं। केचुए की बात सबको जच गई और सब जुट गए केचुए के साथ। मिलजुल कर जब होने लगा काम, तो समंदर से मिट्टी लाना हुआ आसान। मिट्टी जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई और धीरे धीरे धरती बनने लगी। अब आदि माँ ने धरती की लिपाई की। कहीं पहाड़ बने तो कहीं नदियां, कहीं जमीन बनी तो कहीं जंगल। अब सिंह बोंगा का सपना पूरा हुआ, धरती बनकर तैयार हो गई। सिंह बोंगा के लिए इंसान बनाना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल था उसे काम देना। उन्होंने इंसान को जमीन बनाने का काम दिया। मैं और कितनी देर तक काम करूं? जब तक सूरज दिखता रहेगा तब तक। कुछ समय बाद सिंह बोंगा उसका काम देखने धरती पर पहुंचे। ये जमीन कब बनाई? आज ही। और ये सारे? आज ही बनाया है। और वो सब? सब आज ही बनाया है। तुमने आराम किया कि नहीं? आराम कैसे करूं? सूरज तो अभी भी दिख ही रहा है। सिंह बोंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत सूरज के पास पहुंचे। ओ सूरज, तुम तो पूरे समय चमक रहे हो। देखो इंसान की क्या हालत हो गई है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि आराम कब करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सब समय नहीं चमकना चाहिए। सुनो, तुम आधे समय तक ही चमको और आधे समय तक छुप जाओ। अंधेरे में इंसान कुछ नहीं देख पाता, तो उसने सोचा क्यों नहीं घर जाकर आराम किया जाए। और तब इंसान ने पहली बार आराम किया।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थकान दूर हो गई है। तो ठीक है, अब से काम सिर्फ दिन में और रात आराम के लिए। हाँ, पर अब एक नई परेशानी है। रात को जब घर जाता हूँ तो मुझे रास्ता दिखाई ही नहीं देता। चलो, अब से ऐसा नहीं होगा। इस तरह चांद तारों ने दिखाई राह, सफर हुआ सुहाना और जिंदगी में आया आनंद। तो इस पूरी श्रृंखला में कुल 3 कहानियां होने की थी। पहला तो धरती कैसे बनी, दूसरा चांद तारे सूरज कैसे बने, और एक तीसरी कहानी थी जो इस पर अभी बात रखेंगे, कि जब वो संतुलन जो कि चांद सूरज और दिन या रात के रूप में हमारे सामने आता है, कि आराम का भी उतना ही स्थान है जितना कि काम का, और वो अगर टूटता है तो क्या हश्र होता है। तो तीसरी कहानी उस पर थी, उस पर बात करेंगे अब हम। तो इस कहानी के बाद होता है ये कि मानव अचानक से बहुत ही लालची हो जाता है, और हमारे बीच में असुर समुदाय भी है, और उनका मुख्य रूप से लोहा गलाने का पेशा रहा है, और सौभाग्य से उनके बीच रहकर मैंने काम भी किया है। लगभग 3 साल उनके भाषाओं को डॉक्यूमेंट करने का काम, डिक्शनरी इत्यादि बनाने का काम भी किया। तो असुर समुदाय ये कहानी ऐसे जाती है कि लोहा गलाने में इतने मग्न हो जाते हैं, अपने काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि दिन क्या रात में भी वो काम शुरू हो जाता है, कि दिन को भी लोहा गल रहा है, रात भी लोहा गल रहा है, और जो भी उनके भट्टियों से जो भी धुआं निकल रहा है, पूरे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, पक्षियाँ मर रहे हैं, और जो भी प्रदूषण हो रहा है, सभी जल के जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। तो जो अभी हम लोग जहाँ पर जिस जगह में फैक्ट्री या फिर कुछ इत्यादि हुआ, तो उसके आसपास ऐसी जमीन हो जाती है, कुल मिलाकर वैसा ही वातावरण बनता है। तो लोग परेशान होकर सिंह बोंगा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि धरती में ये सब हो रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए। तो उस चीज को रोकने के लिए सिंह बोंगा अपने तरफ से दूत भेजते हैं। लंबी कहानी है, 3-4 अलग अलग दूत, और सबकी अपनी अपनी कहानी है। और लेकिन कुल मिलाकर उस पर बात ये होती है कि किस तरह से असुरों को बोला जाए कि चूंकि प्रकृति का अर्थ एक संतुलन बनाकर रखना होता है, तो या तो लोहा आप दिन में गलाइए या तो लोहा आप रात में गलाइए। वो 24 घंटे काम 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 अगर होता रहेगा तो प्रकृति संतुलन में नहीं रहेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मानते नहीं है, और जिस वजह से ये आपदा आती है, वो मनुष्य का जो लोभ है, लोभ से ही उनका विनाश होता है। होता है कि अचानक उनकी भट्टियां जल्दी बंद हो जाती है, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अचानक कुछ भी कोशिश करें तो वो उनकी भट्टियां चल क्यों नहीं रही है। तब वो अपने वो इसको ओझा उन्हीं से वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक इंसान की बलि चाहिए होगी, तो इसलिए वो असुर बाद में ढूंढते हैं कि किसकी बलि दी जाए। तो उसी समय सिंह बोंगा एक बीमार बच्चे की तरह, जिसके पूरे देह में खुजली और पूरा घाव इत्यादि भरा हुआ था, उसका रूप धारण करके धरती पर आते हैं
और वो बोलते हैं कि मुझे ही तुम बलि में दे दो। तो वो लोग भट्टी में उस बच्चे को छोकरे को डाल देते हैं और भट्टियां जल उठती है। लेकिन होता ही है कि अचानक जब भट्टियां बंद होती है तो फिर देखते हैं कि लड़का वापस बाहर निकल रहा है, उसका देह जितना भी घाव था वो खत्म हो जाता है और उसके बदले पूरा सोना चांदी से लदा हुआ शरीर उसका दिखता है। तो पूछते कि अरे अंदर में क्या हो रहा है? तो बोलते कि अंदर में असल में सोना चांदी भरपूर मात्रा में है। तो बाकी सभी चकित हो जाते हैं और बोलते कि अरे इतना सोना चांदी यहाँ पर है तो हम भी अंदर जाएंगे और सब सोना चांदी को लेके आएंगे। तो उसी लोभ में लोग वहां अंदर जाते हैं और ठीक उसी समय में भट्टियां बंद कर दिया जाता है और फिर वो भट्टी चला दिया जाता है और जितने भी जो लोभ के चक्कर में अंदर गए थे वो सब समाप्त होते हैं और इस तरह से फिर से धरती पर एक संतुलन फिर से बनता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी जो पुरखों से बार बार दोहराई जाती है और इनफैक्ट इतना कुछ काम करने के बाद भी अभी इस पर सोचते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग अभी इस तरह से के काम में लिप्त हैं कि हम शायद उस संतुलन का रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए हैं कि काम 24 घंटे का काम हो रहा है और उसका असर भी मेरे अपने क्षेत्र में दिख रहा है। झारखंड वाले लोग जान रहे हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके खैर वो एक अलग ही मसला है, उस पर हम अलग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजें जो कि हमारे पुरखों ने शायद अपने जीवन काल में देखा होगा और जिससे हम जूझ रहे हैं अभी, भले ही उतने बड़े स्केल में नहीं हुआ होगा, धरती के किसी कोने में हुआ होगा, लेकिन ये कहानियां हैं हमारे बीच में कि किस तरह से अत्यधिक लोभ करने से, संतुलन को बिगाड़ने से प्रकृति किस तरह से नाराज होती है और किस तरह से चारों तरफ विध्वंस होता है। तो खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे लोगों के बीच पैदा हुआ हूँ कि इन सब चीजों को इतना बढ़िया से संरक्षित कर रखे हुए हैं और ये बार बार हमें सीख दे रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी है ताकि आप अपने सर्वाइवल के लिए वो जरूरी चीजें उठा पाए और अपने चरित्र को उस हिसाब से ढालें कि प्रकृति भी बची रही और आप भी बचे रहें। तो कुल मिलाकर मेरा वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है। इस पर अगर और चर्चा करनी होगी तो हम लोग करेंगे बाद में। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर समय दिया। शुक्रिया रंजन जी। अब मैं अगले वक्ता श्री